और जी हम बात पीओके में गिलगिट बाल्टिस्तान की कर रहे थे, जो बड़ा एरिया 72,000 स्क्वायर किलोमीटर का। बाकी मुजफ्फराबाद की तो छोटी स्ट्रिप ही है। और सीपेक प्रोजेक्ट वहां से गुजरता है, गिलगिट और स्कर्दू के हिस्से में से। तो वो तो हमेशा कहते हैं कि अगर हम पर अटैक कर दोगे तो चीन पर अटैक माना जाएगा। तो पीओके धीरे धीरे पहुंच से बाहर हो गया। और वहां की आबादी भी ऐसी बात नहीं है। तो गिलगिट बाल्टिस्तान में कम आबादी है, मुजफ्फराबाद के एरिया में ज्यादा आबादी है। लेकिन रोज रोज पीओके के राग अलाप के तो पीओके आता नहीं साहब। ना कोई प्लानिंग है, ना कुछ है। कैसे करना है, बिना युद्ध के तो आता नहीं कोई चीज। आप सोचो, कोई बकरी का बच्चा तो है नहीं जो प्लेटर पे डाल के आपको दे दिया जाएगा, भैया आपको मैं गिफ्ट दे रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को बहुत सारे मुगालते में रखती है। बस वही हो रहा है। तो आपकी मैं विस्तारित टिप्पणी लूंगा, फिर उसके बाद प्रोग्राम का अंत करेंगे जी। जी नमस्कार वोरा साहब। देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान की जो आपने बात की है और एक प्रकार से पीओके न कह के इसको सीओके ही कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। कहने को हाँ, अलग ये बात है अच्छी कि बात कही आपने। जी, जी। कि कहने को चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय टर्म में भले वो अभी भी वो पीओके के तौर पर ही दर्ज है, लेकिन व्यावहारिक रूप से वो सीओके ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और गिलगिट गिलगिट बाल्टिस्तान जो है, जो वो मैक्सिमम पार्ट है अपने पीओके का, उस पे वो दे दिया है, पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया है निश्चित तौर पर। लेकिन जो दूसरा हिस्सा, जो अक्साई चीन वाली जो बात आती है, वो 1962 के जब भारत चाइना युद्ध हुआ था, उस समय लगभग 14,700 स्क्वायर मील पे अक्साई चीन पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। एक प्रकार से युद्ध की समाप्ति हुई थी, भारत हार गया था। और उसके बाद वो उसके कब्जे में चला गया, और वो लद्दाख का रीजन हम भले माने, भारत मानता है, लेकिन वह एक प्रकार से चाइना के जो उइगर प्रांत, उइगर जो इनहेबिटेंट्स हैं, और इसके अलावा जो पूरा काराकोरम रेंज है, कुनलुन माउंटेन्स है, उसका एक ये हिस्सा है। ये चाइना एक प्रकार से वो मतलब इंटरनेशनल बिरादरी में चाइना ने स्थापित कर लिया है कि अक्साई चीन उसी का हिस्सा है। भारत क्लेम कर रहा है, वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो हार चुका है। और चुनाव, ये युद्ध हारने के पश्चात जो कंट्रोल की स्थिति बनी थी, उसमें इतना ये हिस्सा वो चाइना के इसमें कब्जे में, और वो तिब्बत का एक पार्ट है। तो ये जो सारी सिचुएशन है कि, और गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरी तरफ अक्साई चीन, अगर आप एक पैरेलल ड्रॉ करें, तो ये दोनों, एक पूरब तरफ है और दूसरा पश्चिम तरफ है। तो कश्मीर जिसे हम पूरा देखते हैं मानचित्र में, देख के बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पूरब आपके पास नहीं है और पश्चिम भी आपके पास नहीं है। बीच का कुछ हिस्सा जो है, जो कि लद्दाख और उसके बाद नीचे का जो आपका जम्मू और इसके अलावा जो हिस्सा है, वो ही आपके पास बचा हुआ है। तो जो आपका सिरमौर है, जो भारत का सिरमौर, तो कश्मीर ही है। वो मौर आज नहीं है। शादी के समय मौरी पहना जाता है बिहार के टर्म में, वो मौर गायब हो चुका है, और हम उसकी बात नहीं करते हैं जी। हम उसकी जब जी। बात नहीं करते हैं, यानी एक प्रकार से हमारे सर की जो पगड़ी है, अगर हरियाणवी इसमें देखा जाए, तो सर की पगड़ी हमारे पास नहीं है, वो तो चाइना ने ले ली है। और उस पगड़ी को हम नहीं ले पा रहे हैं। अब पगड़ी क्या है, एक हमारे इज्जत का प्रतीक होता है। तो दोनों चीजें हैं, यानी गिलगिट बाल्टिस्तान और दूसरा अक्साई चीन, ये जो दो छोर हैं हमारे मौर के, या पगड़ी के जो दो छोर हैं, वो दोनों छोर पे तो चाइना ने कब्जा किया हुआ है। रही सही कसर की जो बाकी जो कश्मीर है, वहां भी वो आतंकवाद से ग्रसित है। पहलगाम में जो घटना घटी, इसके लिए आपने देखा ही होगा कि 22 अप्रैल के बाद लगातार किस प्रकार से तनातनी हुई। और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से मतलब इंगेजमेंट जैसी चीज भी हो गई थी लगभग। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें काफी तेजी से घटने भी लगी। भारत और पाकिस्तान के मध्य, पाकिस्तान के साथ तो मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन भारत ने एक प्रकार से स्ट्राइक जैसी चीज कर दी। स्ट्राइक में वहां, जैसा कि हम दावा करते हैं कि उनके हमने तमाम जो आतंकवादी ठिकाने हैं, उनको हमने नुकसान पहुंचाया। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान भी दावा करता है कि हमने 5 रफेल मार दिए। तो ये दावे प्रति दावे चल रहे हैं। इसके अलावा तमाम मिसाइल्स की बात आती है, F-35 की बात आती है। ये सारे मुद्दे जुड़ते चले गए, लेकिन जो इसका इम्पैक्ट आया,
इम्पैक्ट वो भारत के लिए बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा है। आज पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, रूस खड़ा है, चाइना खड़ा है, और अभी तक तुर्की और अजरबैजान खड़ा थे। तो तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ हमने कह दिया कि उनके सामान को नहीं खरीदेंगे। अब चाइना और रसिया के खिलाफ क्या आप ये देंगे? ये एक आह्वान करेंगे। और अब तो अब अमेरिका भी खड़ा है, तो क्या अमेरिका के खिलाफ भी ये आह्वान करेंगे? तो तो यहाँ देखिए, पे सूचना इस दे दूं, समय एक जी, बहुत एक अच्छी सूचना है, मेरा जी, एपिसोड भी आया है। फ्रांस भारत से बहुत ज्यादा नाराज है सर, और इस जी, कदर नाराज हो गया कि सुनने में आया है, अभी सूत्र बताते हैं कि उनकी टीम राफेल की इंडिया में आई थी और भारत सरकार ने उनको राफेल को इंस्पेक्ट करने की इजाजत नहीं दी। और जो हालात हुए राफेल के बारे में, गिरने के बारे में, कितने गिरे हमें नहीं पता, लेकिन कोई भी सूचना देने से भारत सरकार ने मना कर दिया और कहा कि नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से हम नहीं बता सकते। फ्रांस की नाराजगी बहुत ज्यादा है। उनके एक एमपी हैं मार्क चावेंट, उसने कहा कि अपनी सरकार से पूछा कि गिव अस द फुल डिटेल व्हाट हैज हैपेंड, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ आवर इंडस्ट्री एंड एवरीथिंग, इफ यू आर नॉट गिविंग अस देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो फ्रांस की नाराजगी हो चुकी है और जयशंकर उस आग को बुझाने के लिए अगले हफ्ते पेरिस जा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इट हैज बीन अनाउंस्ड, जयशंकर इज गोइंग टू पेरिस टू एक्सटिंग्विश दैट फायर सर। जो फ्रांस की नाराजगी बहुत बड़ी हो गई इस टाइम सर। जी, नहीं, जस्ट फॉर आप बिल्कुल करेक्टिंग द सही पॉइंट। कह रहे हैं। यानी एक प्रकार से जैसे राफेल को लेकर पाकिस्तान जो दावे कर रहा है और हम उसका खंडन नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग फिशी। आइदर यू आर हाइडिंग द ट्रुथ, और maybe you are not in a position to say the actual truth कि what has happened in the war, क्या हुआ एक्चुअली। क्या सचमुच हमारे 5 राफेल मारे गए? अच्छा, बहुत सारे भारत के नेता भी ऐसा दावा कर रहे हैं, इनके इवन सुब्रमण्यम स्वामी भी ऐसा दावा कर रहे हैं, और एक शब्द नहीं आप बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि देखिए, हम कहते हैं कि अगर 5 राफेल उन्होंने मार भी दिए तो एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? देखिए, युद्ध जब होता है या युद्ध जैसे हालात बनते हैं, तो अगर 4 हम उनके मारते हैं तो 2 हमारे भी मारे जा सकते हैं, इस बात की संभावना रहती है। युद्ध के कुछ अपने नियम होते हैं, उस रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। कितने सिविलियन मारे गए, नहीं मारे गए, कितने सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हुआ, कितने डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हुआ, कितने आतंकवादी एस्टेब्लिशमेंट पे हमला हुआ, कितने केवल बैरन जगह पे हमला हुआ, इन सारी चीजों का रिकॉर्ड तो देना ही पड़ता अंततः। क्योंकि जब आप, अगर आप अपने को प्रोजेक्ट कर रहे हो कि नहीं हमें अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से समर्थन लेना है, तो यू विल हैव टू प्रेजेंट द होल ट्रुथ बिफोर द इंटरनेशनल बॉडीज। तो ऐसी सिचुएशन में आप तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान धीरे 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 इंटरनेशनल सिंपैथी गेन कर रहा है। लेकिन इसका यह जो आपने अभी जो बात कही, फ्रांस वाली जो बात कही, उसका असर ये हुआ कि एक प्रकार से रफेल की भद पिटने लगी, और फ्रांस को लग रहा है कि उसने इतना अच्छा हथियार बनाया है, और सवाल अब उसके इंडस्ट्री पे खड़ा हो रहा है, उसके इंटेग्रिटी पे खड़ा हो रहा है। एक प्रकार से भविष्य में जो हथियार संबंधी जो व्यापार हो सकता है फ्रांस का रफेल के जरिए या अन्य दूसरे शस्त्र के जरिए, उस पे असर आएगा। तो यानी सीधे सीधे उसके व्यापारिक जो अ, हित है वो प्रभावित होंगे। इस नाते फ्रांस चाहता है कि जो एक्चुअल जो चीज है रफेल को लेकर वो भारत प्रस्तुत कर दे, और अगर आप नहीं करते हैं तो आप हमें इंस्पेक्शन करने की इजाजत दें। वो भी अगर आप नहीं करने देते हैं तो हमारी टीम जाएगी, हम पूछेंगे, आपसे बात करेंगे, आपको बताना ही पड़ेगा। तो ये तमाम सारी चीजें देखिए होती ही होती है। तो मुझे लगता है कि ये भी सिचुएशन भारत के लिए एक ऑकवर्ड सिचुएशन है कि पहले तो आप छिपा रहे थे, अब बताना नहीं चाह रहे। अगर शुरू में ये चीज क्लियर हो जाती तो क्या फर्क पड़ता? देखिए, अभी भी कोई युद्ध जैसी चीज तो हुई नहीं भारत और पाकिस्तान की, क्योंकि आपने तो आतंकवादी ठिकानों पे हमला किया, और यही कह के कहा गया कि भाई हम आपके आतंकवादी ठिकानों पे हमला कर रहे हैं, और हमने उनको नेस्तनाबूद कर दिया। 9-10 जो भी आतंकवादी ठिकाने थे, जिसमें आपका बलूचिस्तान में भी 1-2 इलाके ऐसे, उसपे भी हम लोगों ने हमला किया। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि ऐसी स्थिति में उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा, आपके मिसाइल को, आपके शस्त्र को, आपके वायुसेना के जो लड़ाकू विमान है उसको इंटरसेप्ट किया जाएगा। इंटरसेप्शन में कभी-कभी सफल भी हो जाता है, दुश्मन जहाज सफल हो जाता है।
आपको खानी पड़ जाती है मुंह, तो ये स्वाभाविक सी बात है, ऐसा होता है। इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें कोई सच छिपाने वाली बात है या कोई इसमें इज्जत चली जाने वाली बात है। ना बोलना या झूठ बोलना या लेकिन छिपाना, सर, उसमें लेकिन ज्यादा सर, दिक्कत वाली बात है। पीओके के मुद्दे पे अगर वापस आए, 2 मिनट की टिप्पणी और जी लेके जी। फिर प्रोग्राम समाप्त करेंगे। जी जी। पीओके एक तरह से रेटोरिक बन के रह गया, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रह गया, कहने की बात है मुझे लगता है। हाँ नहीं, एकदम आप सही कह रहे हैं कि वो रेटरिक ही ज्यादा रह गया है कि हम कश्मीर को बदला लेके रहेंगे और कश्मीर को हम पूरा कश्मीर लेंगे, पूरा कश्मीर लेंगे। तो भाई पूरा कश्मीर पीओके है, गिलगिट गिलगिट और बाल्टिस्तान भी उसमें है। तो क्या चाइना से युद्ध होगा? भाई सीधी सी बात है। भाई गिलगिट बाल्टिस्तान तो आज चाइना का उस पर कब्जा है, पाकिस्तान ने उसे दे दिया है चाइना को। तो क्या चाइना से युद्ध होगा? अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तब तो भारत को चाइना और पाकिस्तान दो टू प्रोंग्ड एक प्रकार से सिचुएशन, वॉर सिचुएशन हो जाएगा। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकली पहले भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी पड़ेगी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीओके को लेकर अपनी बात रखनी पड़ेगी विद डॉक्यूमेंट्स, विद फैक्ट्स। शिमला एग्रीमेंट, अब चूंकि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया कि शिमला एग्रीमेंट अब रिडंडेंट हो गया, उसका कोई मतलब नहीं रह गया। आपने हमारे ऊपर अभी हमला कर दिया, अब शिमला एग्रीमेंट खत्म, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया। यानी अभी तक जो शिमला एग्रीमेंट के तहत जो बायलैटरल जो नेगोशिएशंस की बात होती थी, वो बायलैटरल नेगोशिएशंस जो है अब उसको पाकिस्तान खारिज कर रहा है और कह रहा है कि हम उसको इंटरनेशनलाइज पुनः फिर से करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में पीओके एक बार मुझे लग रहा है कि फिर से इट इज गोइंग टू बी इंटरनेशनलाइज्ड, और उस पे जी। अन्य राष्ट्रों का क्या एक स्टैंड होता है वह देखने समझने वाली बात होगी। और रूस जो हमारा पुराना मित्र था, अगर उसका स्टैंड भी कहीं बाय द वे पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया, तो हमारा